तो 10वीं विज्ञान है, अध्याय 3 है, अभ्यास के प्रश्न है। और यहाँ आज हम हैं 12वें प्रश्न में। इसके पहले के वीडियो बन चुके हैं। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण देना है। दूसरा देखिए, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, इसका कारण देना है। एल्यूमीनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। थोड़ा अधूरा सा प्रश्न है। फिर है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न दिए हुए हैं। क्यों ये सारा होता है, इसका हमको कारण चाहिए। तो देखिए, पहला वाला देखते हैं कि प्लेटिनम, सोना, इनका उपयोग जो है क्यों आभूषण बनाने में किया जाता है। तो देखिए, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती हैं। क्षीण न लिख करके क्या लिख देना है, क्रम, यदि आपको एक कठिन लगे तो कम क्रियाशील होती हैं तथा इनका संक्षारण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। समझ में आ गया? तो दो चीज़ें समझना है, एक तो कम क्रियाशील होती हैं, दूसरा इनका संक्षारण नहीं होता है। बाकी चीज़ें प्रश्न से लिख देना है। फिर देखिए, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातुएं होती हैं, वायुमंडल की आर्द्रता से क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए किस में रखा जाता है, तेल के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो जो ये धातुएं हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। जब इनको नमी मिलती है, नमी याद न रहे तो पानी लिख देना, वायुमंडल लिख देना, इसके संपर्क में आती हैं तो क्रिया करने लगती हैं, संक्षारित होने लगती हैं, इसलिए इनको किसके अंदर रखा जाता है, तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है। फिर है, एल्यूमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसका गलनांक उच्च होता है, यह खौलते हुए जल से भी अभिक्रिया नहीं करती, हल्के अम्लों से भी नहीं करती, इनकी क्रियाशीलता क्षारों के प्रति अधिक होती है जो खाना बनाने में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए अत्यंत अभिक्रियाशील होते हुए भी इनका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में किया जाता है। तो देखिए, कोई भी बर्तन हो वो ऊष्मा का क्या होना चाहिए, चालक। तो एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। दूसरा यह है कि उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, माने गर्म करने पर पिघले ना, है ना, तो उसका गलनांक भी उच्च होता है। दूसरा, हम खाना बनाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, तो जल से क्रिया न करे, तो एल्युमिनियम जल से भी क्रिया नहीं करता। बस इसीलिए हम एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं। वैसे ये जो क्रियाशील है तो ये क्षारों के साथ है, और क्षार का उपयोग हम जनरली करते नहीं हैं। तो इसमें क्या क्या लिखोगे कि एल्युमिनियम ऊष्मा की अच्छी चालक है, इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है। और क्या लिखोगे, ये जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। और ये क्षार से अभिक्रिया करती है, पर क्षार में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। अब देखिए, अगला इसका जो प्रश्न था उसका उत्तर देख लेते हैं, चौथा वाला। तो क्या है, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों के निष्कर्षण प्रक्रम में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि ऑक्साइडों का अपचयन करके धातु आसानी से निष्कर्षित की जा सकती है। तो यदि कार्बोनेट हैं, सल्फाइड हैं और धातुओं के साथ ऑक्सीजन है ना, तो हम उस ऑक्सीजन को उससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दिया Fe2O3, अब इसमें मान लो कार्बोनेट मिला दिया, तो इसके ऑक्सीजन को लेके ये भाग जाता है और ये अलग हो जाता है ना। तो धातुओं को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑक्साइडों के साथ निष्कर्षित करते हैं। ठीक है।
अब इसका 13वां वाला प्रश्न है। आप तांबे का बर्तन देखे हैं? तो देखिए, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी? देखो, हमारे यहाँ भी पूजा घर है ना, इसमें जो वो लोटा रखा है तांबे का और उसकी थाली रखी है तांबे की, कभी कभी काली पड़ जाती है, तो उसको किससे धोते हैं? नींबू से। किससे धोते हैं? नींबू से, या अचार से, आम के खट्टी चीज़ों से धोते हैं। तो इससे क्या होता है यार? क्यों इसी से धोते हैं? इससे साफ क्यों हो जाता है? क्योंकि अम्ल से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो देखिए, तांबे के बर्तनों के ऊपर क्षारकीय ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण वह मलिन हो जाते हैं। पहला तो यही है कि जो उसके ऊपर काली काली परत जम जाती है वो क्या होता है? क्षार। वो क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है। अब ये नींबू इमली ये जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? अम्ल होता है। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बना देता है? लवण। उसे उदासीन कर देता है और हटा देता है, जिससे तांबे के बर्तन क्या होने लगते हैं? चमकने लगते हैं। इसलिए तांबे के बर्तनों को खट्टे पदार्थ से साफ करना चाहिए, पर खट्टे पदार्थ उसमें नहीं रखना चाहिए, नहीं धीरे धीरे ज़्यादा साफ ना हो जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है, खराब कर सकते हैं, उसका जो टेस्ट होता है ना, कड़वा हो जाता है फिर। इसके बाद यहाँ पर 14वें प्रश्न को देख लीजिए। क्या है 14वां प्रश्न? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर में आ जाता है। तो चलिए प्रश्न को समझना है, लेकिन इस प्रश्न में केवल रासायनिक गुणों के आधार पर करना है। किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। तो देखिए, धातुएं क्या होती हैं? अपचायक होती हैं, और ये क्या होती हैं? उपचायक होती हैं। माने इसमें धातुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ने की कोशिश होती है। इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। इनके ऑक्साइड अम्लीय भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और ये प्राय अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। ये विद्युत तत्व कैसे होते हैं? धनात्मक। और ये विद्युत कैसे होते हैं? ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। मतलब इनको यदि इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करते हैं तो धनावेश आता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? ऋणावेश आता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 अंतर हैं और इसको अच्छे से याद कर लेना है। रासायनिक आधार पर ये अंतर है, रासायनिक गुणों के आधार पर। अब प्रश्न है 15। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। एक है ना, सुनार जो सोना का काम करता है, प्रत्येक घर में जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए तरह का चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, वो कुछ दिखाता है कि देखो ये सोना है, इसमें हम डालेंगे, बढ़िया ये साफ हो जाता है। तो एक जो महिला है वो कंगन देती है, बोले इसको भी साफ कर दो, पर साफ करते करते उसका वजन उस क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? वो विलियन कौन है जो सोने को घोल लेता है, फिर वो घर ले जा करके उस विलियन से सोने को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। इस तरह से बदमाशी करते हैं। तो हाँ, हम बता सकते हैं वह विलियन एक तीव्र विलायक है जो सोने को अपने अंदर क्या कर लेता है? घोल लेता है। इसका नाम एम्लराज, अम्लराज, या इसी को क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। इसके अंदर हम यदि सोने को डालते हैं तो सोना धुल जाता है, साफ हो जाता है। पर जब ये सोनार अपने यहाँ जाता है तो उससे वो सोने को अलग कर लेता है। तो उसको फायदा हुआ कि नुकसान? वो तो आपका फ्री में धो देगा, है ना, क्योंकि
उसको फायदा हुआ। ठीक है, धोने के चक्कर में आपका सोना घोल करके वो क्या हो गया, ले गया, कुछ भाग उसका ले गया। अब देखते हैं यहाँ पर 16वां प्रश्न है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण क्या है। जैसे आप लोग गीजर वगैरह लगाते हो या कोई ऐसी टंकी बनाते हो जिसमें हमको गर्म पानी करना है, तो वो जनरली किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती। वजह क्या है, तो तांबा ऊष्मा का कैसा होता है, अच्छा चालक होता है, जल्दी ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, उसका बर्तन जल्दी गर्म होता है, इसलिए उसकी टंकी कैसे बनाई जाती है, तांबे की। तो तांबा इस्पात लोहे की मिश्रातु से कहीं अधिक ऊष्मा का चालक होता है। माने यदि हम तो तुलना करें कि लोहा ऊष्मा का अधिक चालक है कि तांबा, कौन है, तांबा है। इसलिए गर्म पानी की टंकी बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं, तांबे का करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ से पूरे होते हैं। इन्हें आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रश्न सहित और उत्तर सहित, और इसे याद करिएगा।